खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। टिहरी जनपद के घनसाली क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 4,121.10 लाख रुपए है। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने हेतु भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और भूमि दान करने वाले कृष्णा गैरोला परिवार को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध कार्य पूरा करने और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया। विधायक शक्तिलाल शाह ने 37 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। और आज पिलखी में स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर शिलान्यास और ये प्रारंभ हुआ है और इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों का भी जो बातें आई हैं उन सभी को हम लोग आगे के सब कार्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में इस स्वास्थ्य सेवा के पूरा हो जाने पर जो केंद्र बन रहा है, इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। जो दूर दराज से लोगों को आना पड़ता है, परेशानी होती है, उन सब परेशानियों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। हमारा प्रयास है कि ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में, गांव देहात में सभी जगह इस प्रकार की सुविधाएं पहुंचे और ये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये भी मानना है कि हमारी माताओं बहनों को प्रसव के समय में, अन्य समय में जो परेशानियाँ होती हैं उसके लिए भी आगे के कार्यक्रमों को हम उसी के निमित्त तैयार कर रहे हैं, जिससे कि वो सब सुविधाएं उनको मिलेंगी। सब जल्दी जो है हम लोग आगे चलकर उसमें उप चिकित्सालय का यहाँ पर नितांत आवश्यकता है। इस पूरे क्षेत्र की ज़रूरत है। माननीय विधायक जी ने अनेकों बार मुझे कहा है, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मैं अभी जिलाधिकारी को बोलता हूँ कि उन लोगों से बात करके समस्या का समाधान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश की 33,251 बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से 145 करोड़ 93 लाख रुपए की धनराशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर सरकार ने बेटियों के जन्म, शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक एक हर स्तर तक सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसे बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। देखिए, आज बहुत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2025-26 की हमारी नंदा गौरा योजना कि हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं और साथ ही हमारी जो 12वीं पास करने वाली जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 145 करोड़ की धनराशि जो है वो उनके खातों में सीधे डीबीटी की गई है, जिसमें हमारी जन्म वाली बालिकाएं लगभग 5,913 बालिकाएं हैं और लगभग हमारे 33,000 से अधिक बालिकाओं को जो है वो आज गौरा योजना से उनके खातों में सीधे डीबीटी की धनराशि पहुंचाई गई है। मैं समझती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में लगातार निर्बाध तरीके से नंदा गौरा योजना जो है वो दी जा रही है। हमारे पास में अब तक में नंदा गौरा योजना की कोई पेंडेंसी 2022 से लेके अब तक में बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अपने आप में इस बात की प्रतिबद्धता को बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ में हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं, जो कि इस बात से वो धनराशि 11,000 की दी जाती है कि हम लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे पाए और एक जो असमानता है उसे हम खत्म कर पाए। और इसी प्रकार से शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों को 51,000 की धनराशि हम लोग 12वीं पास करने के उपरांत में और उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने के उपरांत में हम दे रहे हैं। मैं अपनी बालिकाओं को जो जिन्होंने आज ये धनराशि प्राप्त करी है, सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से ये धनराशि आपके लिए बहुत ही फलीभूत होगी। सितारगंज विधानसभा के शक्ति फार्म क्षेत्र को विकास की एक और बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोना ने घोषणा की है कि निर्मल नगर और राजनगर को सिडकुल फेज 2 से जोड़ने के लिए बेगुल नदी पर 11 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से स्पान आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पुल बनने से आवागमन सुगम होगा और औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंच तेज होगी, जिससे रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लंबे समय से पुल की मांग कर रहे स्थानीय लोगों में इस घोषणा की खुशी की लहर है। कोशिश रही है कि विधानसभा सितारगंज के जो विकास की योजनाएं हैं, जो चुनाव में हमने लोगों को वादा किया था, वो अपने इन 5 वर्षों के कार्यकाल में पूर्ण करके धरातल पर उतारे जाए।
मैं विधानसभा सितारगंज के शक्ति फार्म एरिया को बधाई देता हूँ कि एक बहुत बड़ी योजना जो 11 करोड़ 40 लाख की पुल की एक योजना हमने वादा करी थी, जो निर्मल नगर राजनगर के बीच से एक्वा पार्क को कनेक्ट करेगी, हमारे ब्लॉक, हमारे डिग्री कॉलेज, हमारे सिडकुल को कनेक्ट करेगी। उसका जियो हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सितारगंज के जितने भी प्रपोजल जाते हैं उनको जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने में अपना योगदान दिया। सोनिका ने हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर CCR भवन में अखाड़ा और अखाड़ों के श्री महंतों व संत प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में छावनी आवंटन, अमृत स्नान, पेशवाई, बिजली पानी, स्वच्छता, सुरक्षा, यातायात और अग्नि सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अखाड़ों ने दिव्य भव्य आयोजन का संकल्प दोहराते हुए भूमि आवंटन शीघ्र पूर्ण करने की मांग रखी। मेला अधिकारी ने आश्वस्त किया कि संत समाज की गरिमा के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी और 1 महीने में छावनी आवंटन की रूपरेखा अंतिम रूप लेगी। तो मेनली जो बिंदु थे जिसके बारे में आज ये बैठक बुलाई गई थी, एक तो हम लोग क्योंकि अब आगे जब जाएंगे तो लैंड अलॉटमेंट का है, फिर किस तरह से अमृत स्नान होने हैं, किस तरह से पेशवाइयाँ आनी हैं, उन सब पे पूरा डिस्कशन हुआ आज और काफ़ी अच्छी बैठक रही और जितने भी सुझाव आए हमने ले लिए हैं और उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। मैडम, सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित यहाँ पर क्या होगा? आपके यहाँ पे कितने आज यहाँ पर पहुँचे? क्या बताया जा रहा है कि अन्य अखाड़े क्यों नहीं पहुँचे? अभी काफ़ी अखाड़े आए हैं यहाँ पे, ज़्यादातर सारे अखाड़ों को हमने सूचना भी दे दी थी, लेकिन कुछ लोग इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि होली का भी टाइम है और दूसरा कुछ लोग कहीं बाहर भी थे। जी, तो मैडम बेहतर होता है उल्लास के बाद बैठक रख ली जाती है? नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो अब आगे बढ़ना ही था, तो हम लोगों ने पहले से सबसे बातचीत करके आगे उनसे बात हो गई है, आगे वो भी बैठक होगी। जो अमृत स्नान है कुछ मांग रखी गई होगी? वही जैसे मैंने बताया कि जैसे लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, स्थायी और अस्थायी कार्य जो कराए जाने हैं वो पता चल जाए, इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में बात हुई, ये सारी बातें। जो शोभा यात्राएं, पेशवाइयाँ ये सब निकलनी है, इनके बारे में बात हुई है, सबसे सुझाव भी लिए गए, किस तरह से आगे बढ़ना है वो बात हुई। आपने देखा होगा आज हमारी दूसरी बैठक है और हमारी जो मेला अधिकारी हमारी मैडम है जो साक्षात देवी स्वरूपा है, आज हमारी इनसे वार्ता हुई है कि कितनी भूमि दी जाए, मेला कहाँ पे किया जाएगा, शौचालय कैसे बनेगा, हमारे भोजनालय कैसे बनेंगे, जो भी हमारी मूलभूत सुविधा है उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई है और हम सब का प्रयास है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है बहुत दिव्य भव्य कुंभ हो, हम जितने भी संत महात्मा, जितने अखाड़े हैं, अखाड़ों के पदाधिकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, सरकार के साथ है और हमारा भी पूरा प्रयास है कि आने वाला जो 2027 का कुंभ होगा दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ होगा। नवरात्रों के बाद कभी भी बैठक होगी और उस बैठक में जो इस बैठक में आपको नहीं दिख रहे हैं, अगली बैठक में दिखेंगे, क्योंकि मेन क्या है, अखाड़ों के तमाम चीजें जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सभी अखाड़ों को चाहिए तो सभी अखाड़े हाजिर रहेंगे और नहीं जैसे कि पहले कुंभ मेले में हुआ ऐसे ही होगा। ऐसी मैं कामना करता हूं कि निश्चित बहुत अच्छा बैठक रही, बहुत अच्छी। मैं समस्त अधिकारियों से आयुष्मान योजना को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि देहरादून के अस्पतालों में आयुष्मान का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। उन्होंने दावा किया कि सहसपुर में संचालित उनके अस्पताल को भुगतान में देरी के कारण करीब 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिससे अस्पताल बंद करना पड़ा। उनका कहना है कि जब तक अस्पतालों को समय पर धनराशि नहीं मिलेगी तब तक योजना का लाभ मरीजों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाएगा। आप यहाँ देहरादून के सारे हॉस्पिटल में चले जाओ, उनसे पूछ लो कि आयुष्मान स्कीम का समय से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने अपना सहसपुर में हॉस्पिटल चलाया, शुरू किया, आज भी 30-35 लाख रुपया हॉस्पिटल देना, मुझे बंद करना पड़ा इसलिए कि डॉक्टरों की तनख्वाह देनी पड़ रही थी, हर महीने घाटा हो रहा था क्योंकि वहां गरीब लोग रहते हैं, सब आयुष्मान में इलाज करा रहे थे और आयुष्मान से जब पेमेंट नहीं हो रहा था, मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूं, तो मुझे हॉस्पिटल 2-2.5 करोड़ रुपए के नुकसान खाने के बाद हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। क्योंकि और ऐसे आप मेंट हॉस्पिटल के यहां देख लो कि आयुष्मान ने कितना भुगतान बकाया है, आप जौलीग्रांट में पूछ लो, आयुष्मान योजना पूरी तरह फेल है।
आप रुद्रपुर में पूछ लो, आप हल्द्वानी में पूछ लो, जो 40 के आसपास हॉस्पिटल या जितने भी हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान स्कीम के तहत पैनल हैं, उनको समय पे भुगतान नहीं हो रहा है। आप मेरे मुझसे पूछो, आप मैं तो हॉस्पिटल में जाके पूछ लो, आप जोलिंगरान में पूछ लो, आप सिनर्जी में पूछ लो, आप कैलाश में पूछ लो, आप अरिहंत में पूछ लो, आप मैक्स में पूछ लो। आप चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ेंगे जहां पर देहरादून में कांग्रेस द्वारा प्रदेश कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। गणेश गोदियाल ने चमोली के जनजातीय क्षेत्र से आए पारंपरिक वस्त्र पहनकर सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि होली प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का पर्व है जो प्रदेश में शांति और खुशहाली का संदेश देता है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी द्वारा होली मिलन का, होली का त्योहार का आयोजन किया गया है। यह हमारे लिए बड़े सर्व सौभाग्य का विषय है और होली हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का प्रतीक है। सामाजिक सद्भाव, कौमी एकता, भाईचारा, आपस में मिलना, ये होली की एक अलग पहचान है और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी कल्चर है कि आज पुरातन काल से होली को हम लोगों ने रंगों से ही नहीं जोड़ा है, प्रेम सौहार्द से एक रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की है। आज के दिन सब अपनी कटुता भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, प्रेम की, संबंधों को, रिश्तों को और मजबूत करती है होली। और मैं आह्वान करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेशवासियों से कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा परंपराएं हैं, होली का एक प्रतीक है, उसको मनाएं और प्रदेश में भाईचारा, कौमी एकता, सामाजिक सद्भाव को और मजबूत करें। ये मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ। आप सबके माध्यम से आप सबको और पूरे प्रदेश के हमारे माननीय सभी भाइयों को और बहनों को, सभी को ये लो आप भी पहनो, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस मौके पर आपने ये जो वस्त्र हम सब लोगों ने पहने हैं उसके बारे में पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि चमोली जनपद के हमारे जनजाति के भाइयों ने, बहनों ने अपने हाथों से ये बनाए हुए ये वस्त्र हम सब कांग्रेस के नेताओं को ये भेजे हैं कि होली के दिन आप लोग ये सब वस्त्र पहनकर होली खेलना। तो उनके इस स्किल, उनके इस विशेष काम के सम्मान में इन वस्त्रों को पहनकर आज हम होली के रूप में यहाँ पर सभी भाई एकता के प्रतीक के रूप में सभी कांग्रेसियन यहाँ पर खड़े होकर, इकट्ठा होकर होली मना रहे हैं और पूरे राज्य को संदेश दे रहे हैं कि ये होली। नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में सड़कों की खुदाई से बने गड्ढों के कारण हुई 2 मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विकास कार्यों पर उठे सवालों के बीच शासन से अपर कार्यक्रम निदेशक विनय मिश्रा ने हल्द्वानी पहुंचकर एशियाई विकास बैंक साहित्य परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक अधूरे कार्य पूरे नहीं होते तब तक नई जगह खुदाई नहीं की जाएगी। साथ ही सभी निर्माण स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसी के साथ शहर में फिलहाल 129 किलोमीटर आंतरिक सड़कें खोदी गई है, जबकि निर्माणदायी संस्था 182 किलोमीटर सड़क निर्माण और 85 किलोमीटर पर कार्य शुरू होने का दावा कर रही है। देखिए, जब ये प्रोजेक्ट प्लान हुआ था तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग में बहुत समय लगा। ये अपनी तरह का बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है। इसमें पानी और सीवर, रोड और ड्रेनेज, ये चारों कंपोनेंट हैं। जहाँ जो संभव हो पा रहा, वाटर और सीवर सभी जगह लिया जाना है। चूँकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें पहले यहाँ एक अनाउंसमेंट हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हम लोगों को एक निर्देश दिए थे कि ये प्रोजेक्ट पूरे एक टाउन में सभी चीज़ों के लिए लिया जाए। चूँकि प्लानिंग के बाद जब एग्जीक्यूशन किया था तो टाउन में आपको पता है सड़कें नैरो हैं थोड़ी, जिन चौड़ी सड़कों पर हम काम कर रहे हैं उसमें कठिनाइयाँ कम हैं। हमें बहुत सहयोग प्रशासन का भी मिल रहा है, लोग भी हमें इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं
और हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमारा प्रोजेक्ट जो आज अगर हम प्रोग्रेस देखें तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हमने अचीव की है। थोड़ी दिक्कतें हैं जिसमें हम लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हम ये कठिनाई आएगी, सीवर का प्रोजेक्ट चूँकि बहुत गहरी लाइनें पड़ती हैं और आप ये समझिए कि हल्द्वानी में अभी तक सीवर लाइन जितनी भी बिछी हैं उसके अलावा जो एरिया है वो लगभग 60% एरिया में हम कवर कर रहे हैं। तो थोड़ी दिक्कतें हैं, उसी की वजह से आज हमें निर्देश मिले थे। मैंने डीएम साहब से भी अनुरोध किया था कि इसमें जो भी जिन लोगों को भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी मैं बैठक करूंगा और जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करने के लिए यही हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी रिसेंटली मृदुला ने भी ज्वाइन किया है, ये यसी हैं पेयजल में, और आपने सिर्फ इस वजह से कि प्रोजेक्ट में लोगों की आवश्यकता है और प्रोजेक्ट हमारा लगभग वाटर लाइन ही 617 किलोमीटर के आसपास की वाटर लाइन हम कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। साथ साथ में सीवर कर रहे हैं, तो ये दिक्कतें आनी है। इसी को कम करने के लिए कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को मिनिमम कर सकते हैं, उसके बारे में हम लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को सुविधाएं दे सकें। देखिए अभी एक चीज़, होली तक तो पहले प्राइमरली हम बिल्कुल सड़क बंद कर दी हमने खोदना। हम उन्हीं को काम को हाथ में लिए हुए हैं जिनको हम होली तक पूर्ण कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बना पाएँ। अगला जो हमारा टारगेट है, जितना प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है उसको हम कमीशनिंग की तरफ ले जाएंगे। कोई अगला हम तभी टास्क लेंगे जब हमें लगेगा कि हमने पुराना काम पूर्ण कर लिया है। तो हमारा कमीशनिंग पहला टारगेट है, लोगों को पानी पहुंचाना, लोगों को सुविधाएं देना। चूँकि जिस वजह से चूँकि प्रोजेक्ट हम पूरा करें और उसको कंप्लीट ना कर पाएँ, इससे पहले हमने ये चूँकि स्ट्रेटजी अभी डिसाइड की है। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबिलिटी बढ़ी है चूँकि हम ज़्यादा एरिया में हमारी अब आउटरीच हुई है, तो इस वजह से हमने कोशिश किया है कि हम उसको मिनिमाइज़ कर दें। नया टास्क अब हम कोई नहीं ले रहे हैं और ये कम से कम हम 3 महीने। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हरिद्वार कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन की अहम बैठक आयोजित की गई है। अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बैठक में सभी संबंधित विभागों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि हरिद्वार चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार है, इसलिए जिम्मेदारी अधिक है। उन्होंने विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। होली पर्व और यात्रा सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग को विशेष सतर्कता बरतने और श्रद्धालुओं की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के भी निर्देश जारी किए। देखिए, आगामी चारधाम यात्रा हमारी अप्रैल माह में शुरू होने जा रही है और क्योंकि हरिद्वार उसका प्रथम और मुख्य पड़ाव है, उसी के क्रम में आज सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है। अभी पूर्व में गढ़वाल आयुक्त महोदय के द्वारा एक बैठक ली गई थी, जिसके बाद आज जिले में सभी डिपार्टमेंट, जिसमें कि हमारा पर्यटन विभाग है, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस आदि डिपार्टमेंट के साथ क्या क्या उनके रोल रहेंगे, पिछली यात्राओं के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और कैसे हम यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और साथ ही हरिद्वार निवासियों के लिए और बेहतर यात्रा कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की। फिर चारधाम यात्रा भी शुरू होगी, उसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो और अपनी जो कार्रवाई हमारी जनपद में चल रही है इलीगल तरीके से खाद्य पदार्थ बनाने की, मिलावट आदि की, उस पर कार्रवाई करें। और मैं सभी व्यापारियों से, दुकानदारों से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रथा को डिस्करेज करें और हमारे जनपद में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को और जो हमारे लोकल निवासी भी हैं। चलिए, वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां पर हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र स्थित सलीमपुर गांव में राजकीय इंटर कॉलेज में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। 24 फरवरी को हिंदी विषय की परीक्षा में 4 युवतियां और 3 युवक दूसरे अभ्यर्थियों के नाम पर परीक्षा देते पकड़े गए हैं। आरोपी मूल प्रवेश पत्रों पर अपने फोटो चस्पाकर परीक्षा दे रहे थे, जबकि एक संदिग्ध मौके से फरार हो गया। प्रधानाचार्य सुरेंद्र चंद्र द्विवेदी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। महदूद जो राजकीय इंटर कॉलेज है, इसके प्रधानाचार्य ने सूचना दी थी पुलिस को कि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं बोर्ड में, इसमें प्रवेश पत्र किसी दूसरे अभ्यर्थी का है और इसमें कोई और इसमें एग्ज़ाम दे रहा है। तो इस सूचना पर जब पुलिस टीम ने इसको चेक किया तो 8 इसमें हमें 4 युवतियाँ और 4 जो हैं युवक जो हैं इसमें फर्जी तरीके से एग्ज़ाम देते हुए पाए गए। इनके खिलाफ 318(2), 319(2) और 61(2) BNS और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, इसके तहत इसमें इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो हमारा एक इसमें माइनर है और
7 लोग इसमें बालिग हैं, तो उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई है हमारी वो प्रचलित है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में दर्ज गैंगरेप मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए विशेष टीमों का गठन किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। 24 फरवरी को 2026 को दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़िता के साथ 22 फरवरी की रात ठंडी सड़क क्षेत्र में दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना में अन्य धाराएं भी जोड़ी हैं। सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल साक्ष्य और संभावित ठिकानों पर दबिश के जरिए जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों द्वारा मामले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। 24 फरवरी के दिन कोतवाली रुद्रपुर में हमारे पास एक तहरीर एक वादिनी द्वारा दी गई थी, जिसके अनुसार 22 फरवरी के रात को वो अपने देवर के साथ सरस मेला जो गांधी पार्क में आयोजित हुआ है, वहाँ से जब लौट रही थी तो रात के 9 बजे मोदी मैदान के पास उसके देवर के परिचित 3 युवकों ने मोटरसाइकिल पे आके ठंडी सड़क के पास में सुनसान क्षेत्र में उसके साथ दुष्कर्म करने की सूचना हमें प्राप्त हुई। जिस आधार पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने मौका मुआयना किया है। इसमें 3 युवकों को अरेस्टिंग की जा चुकी है और एक युवक जो है अभी उपचाराधीन है, जिसने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया था, जिसका नाम अभय सक्सेना है। उसके खिलाफ भी चिकित्सीय उपचार के उपरांत उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर जो मुकदमा है वो 351 सबसेक्शन 3 और 70 सबसेक्शन 1 बीएनएस में पंजीकृत हुआ था, जिसमें धारा 3 हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार भी बरामद की है, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। सीओ हल्द्वानी अमित कुमार सैनी ने बताया कि मामला 24 फरवरी की देर शाम का है, जहां काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी घर से सामान लेने दुकान पर गई थी और इस दौरान पास के रहने वाले 2 युवकों ने किशोरी को बेला फुसलाकर कार में बैठा लिया और हेड़ा खान रोड में ले गए, जहां जंगल किनारे दोनों ने कार में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। काठगोदाम क्षेत्र में एक सूचना मिली थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 लड़के मोहित और प्रदीप, जो उनके पड़ोस में किराए पर रहते थे, टैक्सी चलाते थे, लड़की को बहला फुसला के और नशे का सेवन करा के उसके साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया था। उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।